गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान भाटी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूरो एकेडमी। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो है आपकी विज्ञान का दूसरे चैप्टर का एक हिस्सा जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आपके विज्ञान का दूसरा और अंतिम हिस्सा जो है कंप्लीट करके आपके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज आपकी विज्ञान का जो दूसरे चैप्टर का जो ये दूसरा हिस्सा है, अम्ल क्षारक एवं लवण का दूसरा हिस्सा, उसके अंदर ये जो है निम्न पॉइंट जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट होगा अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, सार्वत्रिक सूचक, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में कुछ पीएच का महत्व और कुछ लवण और लवणों के बारे में कुछ बातें डिस्कस हमें करेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल भी हम इसके अंदर जो है आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और आपकी विज्ञान का ये जो दूसरा चैप्टर है उसका ये दूसरा हिस्सा आज हम शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, सार्वत्रिक सूचक और पीएच स्केल। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये जो होता है बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक जो होता है बेसिकली जो होता है बहुत सारे सूचकों का एक मिश्रण होता है जो कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन की अलग अलग सांद्रता के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग देता है, उसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। पीएच स्केल आपकी एग्जाम के लिहाज से और आपकी विज्ञान की किताब के लिहाज से, आपके लिए सिलेबस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल को समझने से पहले आपके अंदर इसके अंदर जो टर्म्स है, जो इसके अंदर शब्द हैं, उनको आपको इनके अंदर जो अक्षर है उनको समझना जरूरी है। पीएच स्केल के अंदर जो पी है वो स्टैंड करता है, वो रहता है पुशांस के लिए, वो बताता है पुशांस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पुशांस का मतलब होता है शक्ति। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, एच की, ठीक है। एच जो होता है वो स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए, एच जो है वो स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो P का मतलब हो गया पुशांस, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा स्केल जो कि शक्ति बताता है किसकी? हाइड्रोजन की, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर एक ऐसा स्केल विकसित किया गया है जो भी किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता को बतलाता है, हाइड्रोजन की सांद्रता के बारे में हमें बताता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताता है, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल के अंदर जो अंक दिए गए हैं, पीएच स्केल के अंदर जो अंक दिए गए हैं, जो है इकाई है वो 0 से लेकर 14 तक मौजूद है। पीएच स्केल के अंदर इकाई जो है वो 0 से 14 तक मौजूद है, यानी कि 0 से लेकर 14 तक की इकाई तक हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पीएच का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग जो है पदार्थों की प्रकृति बताई गई है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अगर कोई भी पदार्थ की पीएच अगर 7 है, अगर कोई भी पदार्थ की पीएच क्या है, अगर 7 है तो 7 है तो इसका मतलब वो पदार्थ कैसा होगा? वो विलयन, वो पदार्थ जो होगा उदासीन प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का होगा, यानी अम्ल और क्षारक दोनों मिश्रण के योग वाला पदार्थ होगा। फिर हम बात करते हैं पीएच अगर 7 से कम हो, 7 पीएच 7 से कम, तो विलयन कैसा होगा? विलयन कैसा होगा? विलयन जो होगा वो होगा अम्लीय प्रकृति का। कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीएच 7 से अधिक, पीएच 7 से अधिक। अगर क्या है, पीएच 7 से अधिक है तो उस सिचुएशन के अंदर तो पदार्थ होगा वो होगा क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का वो पदार्थ होगा, ठीक है। क्षारीय प्रकृति का वो पदार्थ होगा, क्षारीय प्रकृति का वो पदार्थ होगा, ठीक है। इस पीएच के अंदर सर, यानी कि पीएच 7 है तो उदासीन, पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का, और पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति का या क्षारीय प्रकृति का वो होगा। अब इसको हम एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा भी देख लेते हैं कि ऐसा किस तरीके से होता है। तो ऐसा जो है वो इस तरीके से होता है कि इसका जो पीएच का जो डायग्राम होता है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लीजिए, यहाँ पे 14 ले लीजिए और इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता दे दीजिए, यहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता दे दीजिए। अब इसका मतलब हुआ कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर वाला जो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, उस हिस्से के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता है, और नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर OH माइनस की सांद्रता या कंसंट्रेशन मौजूद है, परमाणु की संख्या मौजूद है, ठीक है। तो अब OH के अंदर आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन की सांद्रता यहाँ से घट रही है, यहाँ से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर इस साइड के अंदर बढ़ती जा रही है। इसके अंदर हम गौर करें नीचे तो यहाँ पर सांद्रता क्या है, कम है, इधर जा रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही है, OH की सांद्रता बढ़ रही है, यानी 14 के
ऊपर OH की सांद्रता बढ़ रही है और 0 के ऊपर क्या हो रही है, हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ रही है। यानी कि अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए सारे पदार्थ क्या होंगे, इस साइड वाले अम्लीय प्रकृति के होंगे और इस साइड के अंदर क्या होंगे, 7 से लेकर 14 के बीच में क्या हो रही है, OH का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। ये सारे के सारे कैसे प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। फिर बात करते हैं 7 की। तो 7 पे क्या है, 7 पे जो भी चीज़ होगी वो होगी उदासीन, यानी ना तो वो क्या होगी, अम्ल होगी, ना वो क्षार होगी, बल्कि इन दोनों का क्या होगी, मिश्रण होगी। ठीक है। तो OH की अगर सांद्रता बढ़ी तो अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। अगर H की सांद्रता बढ़ी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इधर क्या हुआ है, अम्ल की, अगर आप गौर से देखें तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन की शक्ति, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की शक्ति क्या हो रही है, इस साइड के अंदर हाइड्रोजन की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इस साइड के अंदर हाइड्रोजन की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस साइड में देखो हाइड्रोजन की शक्ति क्या हो रही है, इस साइड के अंदर हाइड्रोजन की शक्ति अगर हम देखें तो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। हाइड्रोजन की शक्ति इस साइड में घट रही है और इस साइड के अंदर बढ़ रही है। इसलिए क्या होगा, ये सारे होंगे अम्लीय प्रकृति के, ये सारे होंगे क्षारीय प्रकृति के। इस तरीके से इनके अंदर विभेद किया जा सकता है, किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय है, कोई भी पदार्थ क्षारीय है, कोई भी पदार्थ जो है उदासीन है। कैसी प्रकृति है उनकी, वो सारी सारी प्रकृतियां हम इसके द्वारा बता सकते हैं। और इसके अंदर हम ये भी बता सकते हैं दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है, ये भी बता सकते हैं किस तरीके से, जिनकी पीएच जो होगी वो 7 के, जो इस साइड के अंदर आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा, उनकी पीएच क्या हो रही है, उनकी पीएच बहुत कम है और उनमें हाइड्रोजन की जो संख्या है, हाइड्रोजन आयन की संख्या है वो भी ज्यादा है। इसलिए ये तो सारे होंगे प्रबल अम्ल, ये तो सारे के सारे होंगे प्रबल अम्ल। और इस साइड में आप गौर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, अम्ल की यहाँ पर संख्या क्या हो रही है, घट रही है, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या घट रही है। इसलिए होंगे दुर्बल अम्ल, यानी जितने भी दुर्बल अम्ल आएंगे वो सारे के सारे इस साइड में आ जाएंगे। क्षार के अंदर देखें, क्षार के अंदर गौर से देखो, इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर यहाँ से 7 से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी के अंदर क्या हो रहा है, इस दूरी के अंदर जो भी, इस दूरी के अंदर जो भी क्षार आएंगे वो दुर्बल क्षार होंगे, क्योंकि यहाँ पर OH की संख्या क्या है, कम। और इस साइड के अंदर जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, प्रबल क्षार आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षार की संख्या क्या है, OH की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसके अंदर बेसिकली पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और OH आयनों की सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, पीएच के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो पीएच स्केल जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा सही है, इंपॉर्टेंस है इसकी। तो पीएच की दैनिक जीवन में महत्व, पीएच की दैनिक जीवन में महत्व है। हमारी जो रूटीन लाइफ है, हमारी जो डेली लाइफ है, उसके अंदर पीएच का क्या महत्व है ये आज हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं अगर इसके अंदर पॉइंट डालूं तो वो क्या पॉइंट डाल सकता हूं, मैं डाल सकता हूं पौधे एवं पशु में पीएच का महत्व। पशु और पौधों में पीएच का महत्व। पशु और पौधों के अंदर पीएच का महत्व क्या होता है, देखो हमारा शरीर जो होता है वो नॉर्मल 7 से लेकर के 7.8 की पीएच के प्रास के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकता है। जितने भी जीव जंतु इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जी रहे हैं, उन सब की एक पीएच प्रास होती है। वो अपनी अनुकूल पीएच के अंदर ही क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, या सर्वाइव कर सकते हैं, या प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जन्म दे सकते हैं, नए जो है जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी पीएच के अंदर थोड़ा बहुत भी बदलाव हो गया तो उसके अंदर, उस डिफिकल्ट वातावरण के अंदर, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पौधे एवं पशु जो होते हैं उनकी पीएच का बहुत महत्व होता है। जैसे कि हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा हो जाए, अगर अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए से पूछे भी जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कहते हैं कि अगर 5.6 से कम हो जाए पीएच, जो बारिश का पानी होता है, जो वर्षा जल होता है, उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो गई तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो उसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है अगर जमीन पर गिरती है, मिट्टी के ऊपर गिरती है, या जब जाती है मिट्टी से वो चली जाती है तालाब के अंदर, नहरों के अंदर चली जाती है, समुद्र के अंदर चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए अगर पीएच 5.6 अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो उस वातावरण के अंदर जी नहीं पाते हैं। यानी कि अनुकूल पीएच उनके लिए होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से पौधे जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर अनुकूल पीएच उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें मिट्टी की पीएच, मिट्टी की पीएच
मिट्टी के लिए भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है। मिट्टी के अंदर तो हम क्या करते हैं, हम पे जो है फसल उगाते हैं, ठीक है, किसान फसल उगाते हैं। अगर मिट्टी की पीएच सही नहीं होगी, अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे पदार्थ जो बहुत सारे फसलें जो होगी वो अच्छी उपज नहीं देगी, अच्छी तरीके से उगेगी नहीं। क्यों? जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा का क्या होता है, पानी क्या करता है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, मिट्टी की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 5.6 से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर अब उपज अच्छी नहीं हो भी सकती है, अच्छी नहीं भी हो सकती है। अगर वो फसल के लिए अगर वो अनुकूल नहीं है पीएच, तो वहाँ पर क्या होगी, फसल क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। इस सिचुएशन से निपटने के लिए किसान क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थों को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, पीएच नॉर्मल हो जाती है। कैसे? क्योंकि अम्ल जो होता है वो क्षारक के साथ में क्रिया करके उदासीन करता है, यानी अम्ल जो होता है क्षारक को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाती है, फिर से सामान्य हो जाती है। तीसरी बात, पाचन में पीएच का महत्व। हमारे पाचन के अंदर जो है पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पाचन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का बहुत महत्व होता है। किस तरीके से होता है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, वो फूड जो होता है, वो खाना जो होता है, उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में से, हमारे स्टमक में से, हमारे उदर में से, हमारे पेट में से जो है HCl अम्ल जो है निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से या हमारी अपच की स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर HCl जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अति अम्लता की स्थिति पैदा हो जाती है। अति अम्लता एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, ठीक है, गले के अंदर जलन लगती है, शरीर के अंदर जलन लगनी शुरू हो जाती है। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अम्ल है, क्षारक लेके आओ, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम दुर्बल क्षारों का प्रयोग करते हैं। एसिडिटी से निपटने के लिए दुर्बल क्षारकों का, इनो वगैरह सुन रखे, उनमें क्षारक ही होते हैं, ठीक है, क्षारीय पदार्थ उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं। उनके अंदर हम जैसे कि बेकिंग सोडा ले सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये दुर्बल क्षारक होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अम्लता की जो स्थिति बढ़ी हुई है, एसिडी यानी HCl का जो लेवल बढ़ा हुआ है, HCl के लेवल को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, नीचे लेकर के आ जाते हैं, और हमें राहत मिल जाती है। किस तरीके से, किससे, एसिडिटी से राहत मिल जाती है। आगे हम बात कर सकते हैं दंतशय के बारे में। दंतशय के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंस है पीएच की। दंत से मतलब दांतों का झड़ना या दंत से, ठीक है। दंत से का मतलब क्या हुआ कि हमने खाना खाया, हमने फूड खाया, खाना खाने से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो होते हैं कण वगैरह, फूड के खाने के जो कण होते हैं वो हमारी जुबान के अंदर रह जाते हैं, हमारे दांतों के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। बैक्टीरिया उनके ऊपर वर्क करते हैं, बैक्टीरिया उनको ऊपर काम करते हैं, और उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं, और वहां पर क्या कर देते हैं, जो पीएच होती है, दांतों की जो पीएच होती है, उसको क्या करते हैं, 5.5 से कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दांतों की पीएच को 5.5 से डिक्रीज कर देते हैं, 5.5 से नीचे ले आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से, हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, जो कि इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का क्रिस्टल मौजूद होता है। इसके अंदर ये होता है, एनिमल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसको पीएच जो है 5.5 यानी कि अम्लीय माध्यम होने की वजह से, अम्लीय स्थिति होने की वजह से इनेमल का भी क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाता है, वो भी क्या हो जाती है, वहां पे संक्षारण होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दंतक्षय होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, अगर हम पांचों पढ़ें तो पांचों के अंदर क्या पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि पौधे एवं जंतुओं द्वारा निकले रसायन से सुरक्षा। ये कैसे मिल सकती है सर, क्या कहना चाहते हो सर? यानी कि पौधे एवं जंतुओं द्वारा निकले रसायन से सुरक्षा। जगह जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी जंतु वगैरह होते हैं, ये खुद भी कोशिश करते हैं कि जैसे हम कोशिश करते हैं अपनी सुरक्षा करने की, उसी तरीके से ये भी कोशिश करते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। और ये अपनी सुरक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन निकालते हैं, जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं
मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड निकलता है, मधुमक्खी के फॉर्मिक एसिड निकलता है, वो हमें क्या करती है, काटती है। तो काटने की वजह से क्या होता है, फॉर्मिक एसिड काटने की वजह से वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस जगह के ऊपर क्या हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। उस स्थिति को कंट्रोल में पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रसायनों से सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, सुरक्षा करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा जो होता है एक दुर्बल प्रकार का क्षारक होता है, उसको इस्तेमाल कर सके हम क्या कर सकते हैं, स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी तरीके से एक नेटल का पौधा होता है, नेटल का पौधा था जो जंगल के अंदर, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे रोम टाइप के अंदर उठे हुए होते हैं, उनको क्या करो, जैसे कभी गलती से टच हो जाए तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डंक टाइप के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। क्या, कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, मेथेनोइक जो एसिड होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमें जलन स्टार्ट हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उस स्थिति को भी हम क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और किस तरीके से जो डोंक का पौधा होता है उसी के पास में ये उगता है, जो ये नेटल का जो पौधा होता है उसी के पास में एक डोंक का पौधा उगता है, उस पौधे को आप उठाइए, उस पौधे की पत्ती लीजिए, उसको रगड़िए, आप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्थिति के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रासायनों से हम अपनी सुरक्षा पा सकते हैं, पौधे जंतुओं द्वारा निकले गए रासायनों से हम सुरक्षा पा सकते हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से प्राकृतिक एसिड और उनके सोर्स, यानी कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो उनके सोर्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे ही, प्राकृतिक अम्ल, यहां पे कुछ लिखना ही है, बस थोड़े से अम्ल लिखने हैं आपको। इसको मैं जो है एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इन अम्लों को, प्राकृतिक अम्लों को, जो आपके एग्जाम के लिहाज से अच्छे हैं उनको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है सिर का दर्द ऐसा, सिर का दर्द ऐसा, ईंट टमाटर आओ, खट्टा दूध लाओ, एक टमाटर लाओ, खट्टा दूध लाओ, नींबू संत सीटी मारे, नींबू संत सीटी मारे, चिंटी नेटल मेथा डंक, चींटी नेटल में था डंक, जाए कहा हाय। ये ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक है। इस तरीके से आप इस ट्रिक के द्वारा जो है सारे के सारे प्राकृतिक अम्ल जो है उनको आप एक साथ याद रख सकते हो, सारे के सारे। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक होता है, खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक होता है, और नींबू के अंदर सिट्रिक होता है, संतरे के अंदर जो है सिट्रिक होता है, चींटी के अंदर मेथेनोइक होता है, नेटल के अंदर मेथेनोइक होता है, जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक होता है। किस तरीके से याद करोगे, देखो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टे दूध के अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू के अंदर और संतरे के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के अंदर और नेटल के अंदर कौन सा अम्ल होता है, इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। फिर हम बात करते हैं जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं सारे के सारे अम्लों को एक साथ के अंदर। प्राकृतिक अम्ल जो आपके विज्ञान के अंदर है वो सारे के सारे एक साथ में आप याद कर सकते हैं, और एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे अगर आपको ये ट्रिक वहां पर याद होगी। तो ये हम जो है छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन ले चुके हैं, किसके बारे में, अम्लों के बारे में ले चुके हैं, क्षारकों के बारे में ले चुके हैं, हम पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं कि पीएच क्या होती है, सार्वत्रिक सूचकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्राकृतिक अम्ल कौन से हैं, कैसे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी है आगे की, किसकी तरफ हम चल रहे हैं, आगे हम चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक जो कि क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है लवण। क्या टॉपिक है भाई साहब, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं एसिड की तो हम कर चुके हैं, जब बात करते हैं बेसिस की तो बेसिस की भी कर चुके हैं, हम बात करते हैं सॉल्ट की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लवण की। लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके द्वारा जो उत्पाद का निर्माण होता है उसी को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण जो होता है उसके अंदर हम एक चीज और पढ़ सकते हैं, लवण परिवार। क्या है, लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है, लवण परिवार होता है कि जो लवण होते हैं समान मूलक वाले धन मूलक वाले समान ऋण मूलक वाले जो लवण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लवण परिवार कह देते हैं। समान मतलब क्या है, जैसे कि NaCl है,
Na2SO4 है, ठीक है। उसी तरीके से है, और क्या बात कर सकते हैं, KCl है, और KCl है, और इसके साथ में NaCl ले लो, ठीक है। KCl है और NaCl ले लो, ठीक है। अब इसमें जो समान धन है, धन मूलक, दोनों के अंदर क्या मौजूद है, Na+ मौजूद है, ठीक है। तो ये एक परिवार हो जाएगा। उसी तरीके से दोनों के अंदर क्या है, एक ऋण मूलक है, क्लोरीन एक ऋण मूलक हो गया। तो इस तरीके से ये समान धन मूलक वाले और समान ऋण मूलक वालों को हम क्या कह देते हैं, लवण परिवार के अंदर रख देते हैं, एक ही परिवार के अंदर रख देते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं है, आपके था पुस्तक के अंदर, तो मैंने आपको बस बता दिया। अब हम बात करते हैं असल चीज़ के बारे में, वो है लवणों की pH। लवणों की pH, लवण जो होते हैं उनकी pH क्या होती है, लवणों की जो है pH क्या होती है। अलग अलग लवणों की अलग अलग pH हो सकती है। कैसे हो सकती है, आप तो सर लवण होते हैं तो उनकी pH वो तो उदासीन होने चाहिए। हाँ, उदासीन हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो अम्ल होते हैं वो कैसे प्रकार के होते हैं, वो प्रबल प्रकृति के होते हैं और क्षार भी प्रबल प्रकृति के होते हैं। उसी तरीके से जो लवण अम्ल होते हैं वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, और क्षार भी क्या हो सकते हैं, दुर्बल प्रकृति के हो सकते हैं। अम्ल क्षारक कैसे, उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण लीजिए सर। हम उदाहरण लेते हैं NaOH का, हम उदाहरण लेते हैं HCl का। दुर्बल के अंदर हम उदाहरण लेते हैं CH3COOH का। प्रबल के अंदर हम उदाहरण लेते हैं NH4OH। क्षारक के अंदर ये देखो, ये दुर्बल है अम्ल, ये दुर्बल है क्षारक, ये प्रबल है अम्ल, ये प्रबल है क्षारक। देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूं कि इनके अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक है। और मैंने आपको दुर्बल क्षारक और दुर्बल अम्लों के बारे में बता दिया है कि इनके अंदर जो सांद्रता होगी हाइड्रोजन और OH- की, वो सांद्रता कम होगी। और अपन डिफरेंस कर सकते हैं, यानी अगर इनको जलीय विलयन के अंदर डाला जाए तो ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इनको भी अगर जलीय विलयन में डाला जाता है तो प्रबल जो अम्ल या प्रबल क्षारक जो होंगे वो अपने आयनों के अंदर टूट जाएंगे। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक जो होंगे वो अपने आयनों के अंदर नहीं टूटेंगे। किस तरीके से, H+Cl- में टूट जाएगा ये पूरा का पूरा। इसको और अधिक विभाजित आप नहीं कर सकते हैं। Na और OH- में टूट जाएगा, इसको आप आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। NH3OCOOH ये जो है पूर्ण तरीके से क्या होंगे, जलीय विलयन में नहीं टूटेंगे। किस तरीके से, देखो CH3COO+ और H+ और ये माइनस, ठीक है। अब ये क्या है, और अधिक टूट सकता है। अब ये पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं हुआ, बल्कि HCl क्या हुआ था, H पूरा प्लस में टूट गया, Cl- में टूट गया। अब इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको और क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इसलिए ये क्या है, दुर्बल है। इसी तरीके से NH4 का, NH4 अलग होगा, OH अलग होगा। NH4 को और आप अधिक तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। तो अब देखो लवणों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, वो समझो आप। अगर एक प्रबल अम्ल क्रिया करेगा प्रबल क्षारक के साथ में, तो जो लवण बनेगा वो होगा उदासीन। लवण जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। उसी के बाद में आप बात करते हैं, अगर एक प्रबल अम्ल क्रिया करेगा किसके साथ में, दुर्बल क्षारक के साथ में, तो जो बनेगा वो होगा अम्लीय प्रकृति का। यानी कि उसके अंदर अम्ल का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। लवण किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। फिर हम बात करते हैं, अगर हम ले दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, इस स्थिति के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्षारीय प्रकृति का। यानी कि जो लवण बनेगा वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इस तरीके से हम लवणों की क्या कर सकते हैं, pH। तो इसकी जो pH होगी वो होगी 7 से ज्यादा, इसकी pH जो होगी वो 7 से 7 ही होगी, और इसकी pH जो होगी वो 7 से कम होगी। इस तरीके से तो हम इस तरीके से लवणों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि लवण कैसा होगा। लवण जो है अम्लीय प्रकृति का होगा, लवण जो है क्षारीय प्रकृति का होगा, या लवण जो है उदासीन प्रकृति का होगा। अब इनके अंदर एक लवण बहुत इंपॉर्टेंट है, लवणों के अंदर लवणों का बादशाह है, एक लवण बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लवण का नाम है नमक।
क्या है? नमक। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इससे बहुत सारे रसायन बन सकते हैं। बेसिक मटेरियल के रूप में ये काम करता है, रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। तो नमक जो होता है वो समुद्र के जो जल होता है उससे प्राप्त होता है। समुद्र जल के अंदर बहुत सारे और भी खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन इसको क्या किया जाता है? सेपरेट करके अलग लाया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। इसको बहुत सारे पदार्थों के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नमक जो होता है इससे बहुत सारे रसायन बनते हैं। नमक जो होते हैं उससे बहुत सारे अलग अलग रसायन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग रसायन इसके द्वारा निर्माण किए जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिहाज से। तो उनके अंदर अगर मैं डिफरेंट करना चाहूँ, उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको NaOH भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? NaOH भी इसको कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर हम बात करेंगे किसकी? विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण की सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, CaOCl2। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। फिर हम इसके अंदर लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O, इसका हम बात करेंगे। तो ठीक है, हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? समीकरण लेते हैं। सबसे पहले इसकी समीकरण क्या होती है, किस तरीके से समीकरण, कौन से समीकरण के द्वारा इसको बनाया जाता है? हम इसमें लेते हैं 2NaCl, नमक लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या मिला देते हैं? इसके अंदर जल के अंदर इसको मिला देते हैं, और उससे क्या बन जाता है? NaOH मिल जाता है, और साथ में H2O निकल जाता है, H2 निकल जाता है, Cl2 निकलता है, और H2 निकलता है। ठीक है, ये होता है इसका प्रकार। इस तरीके से समीकरण होती है। किस तरीके से? इसके अंदर देखो क्लोरीन बन रही है और एक क्षार बन रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। होता किस तरीके से? हम क्या करते हैं? NaCl का विलयन लेते हैं। NaCl का विलयन के अंदर हम क्या करते हैं? NaCl के विलयन को जब हम क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। उसके अंदर विद्युत प्रवाहित करने से NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब देखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का इस्तेमाल तो देखो PVC के अंदर, पॉलीवाइनल क्लोराइड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। CFC के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशकों को मारने के लिए किया जाता है। जल की स्वच्छता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल देखें, अमोनिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। NaOH की बात करें तो इसको क्या करते हैं? कृत्रिम फाइबर बनाने के अंदर, धातु से ग्रीस हटाने के लिए, और साबुन और अपमार्जक के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं NaOH का। तो इस तरीके से इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने पढ़ लिया। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। समीकरण क्या है विरंजक चूर्ण की? विरंजक चूर्ण की अगर हम समीकरण देखें तो किस तरीके से हो सकती है? विरंजक चूर्ण के बारे में, विरंजक चूर्ण के अंदर क्या होता है? विरंजक चूर्ण के अंदर आप लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी आपने देखा होगा, चूने का पानी आपने सुना होगा, पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, तो CaOCl2 बन जाता है, और साथ में क्या करता है? जल निकल जाता है। जल क्या हो जाता है? निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अब देखो, विरंजक चूर्ण जो है
इसको रियल के अंदर बनाना बहुत मुश्किल है, ये अभिक्रिया के द्वारा इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र चूर्ण का क्या महत्व होता है? वीरेंद्र चूर्ण का क्या महत्व होता है? वीरेंद्र चूर्ण का जो है देखो, सूती और लेने का जो कपड़ा होता है उसको व्यंजक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पानी के अंदर रोगाणु वगैरह जो होते हैं उसको खत्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्या करते हैं, कपड़े वगैरह जो होते हैं, लॉन्ड्री के जो कपड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका CaCO Cl2 का। बात करते हैं आगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका निर्माण किस तरीके से होता है? सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं। इसके निर्माण के लिए आप क्या लोगे? NaCl लोगे, H2O लोगे, CO2 लोगे और NH3 लोगे, अमोनिया। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है अमोनिया। इसको लो और इसकी क्रिया कराओ तो इससे बन जाएगा एक तो NH4Cl निकल जाएगा और एक NaHCO3 बन जाएगा। ये जो होगा क्या होगा? ये बेकिंग सोडा होगा। बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडे को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, NaHCO3, ठीक है, इसको क्या करो, गर्म करो, इसको गर्म करो। गर्म करने पे किस में टूट जाएगा? एक तो टूट जाएगा Na2CO3, साथ में क्या निकालेगा? CO2, साथ में क्या निकालेगा? H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इसके अंदर मिलाकर, इमली के अंदर जो है इमली मिलाकर के इसके अंदर इसका पाउडर बनाया जाता है, बेकिंग सोडे का बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। खमीर वगैरह के अंदर, पाव रोटी को अंदर मुलायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है, जब इसको डाला जाता है तो वहाँ से गर्म करने पर NaHCO3 के अंदर से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, जिससे जो पदार्थ है, जो खमीर जो रोटी होती है या जो केक होता है, वो क्या हो जाता है? मुलायम पड़ जाता है आराम से। इस तरीके से इसमें ये रिएक्शन होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं धोने की सोडे की। ये लास्ट है धोने की सोडे। समीकरण क्या होती है इसकी? धोने की सोडे की समीकरण क्या होती है? धोने की सोडे की समीकरण क्या होती है? वही है, अभी यहाँ पर आपने रिएक्शन करवाई ना, यहाँ पर आपने रिएक्शन करवाई थी। कौन सी रिएक्शन करवाई थी? आपने NaCO3 लिया, उसको क्या किया आपने? गर्म किया। इसकी गर्म किया तो आप क्या बना? Na2CO3 बना, साथ में क्या निकली? CO2 निकली, साथ में क्या निकली? H2O निकली। ठीक है, ये जो है ना Na2CO3, यही को आपको लेना है, Na2CO3 को लेना है, Na2CO3 को लेना है, Na2CO3 को लेना है और उसके अंदर कुछ नहीं करना है, 10 अणु H2O के जोड़ने हैं। कितना जोड़ना है? जल पानी जो है वो कितना जोड़ना है? 10 अणु इसके अंदर जोड़ना है। तो इससे क्या बन जाएगा? Na2CO3.10 H2O का निर्माण होगा। इसी को आप क्या कहेंगे? इसी को आप धोने का सोडा कह देंगे। अब देखो, बेकिंग सोडा होता है, उसका एक इस्तेमाल तो खमीर के रूप में उठाने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है पाचन के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि एक क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए पाचन का भी किया जाता है। धोने के सोडे के बारे में सुन लो। धोने का सोडा हमने बनाया, ये रहा धोने का सोडा। ठीक है, एक तो इसको जो है घरों की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोरेक्स निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, कांच और कागज के जो उद्योग होते हैं उनके अंदर इसका निर्माण किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है धोने के सोडे का। ये हमने पढ़ा नमक, और नमक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, उनकी समीकरण देख ली। ये मैंने थोड़ा आपको जल्दी में बताया है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। अब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में? आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? लास्ट बच गया कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POPP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस के अंदर सबसे पहले इसको बनाया गया था। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है CuSO4.12H2O, कॉपर सल्फेट का अर्धहाइड्राइड। ठीक है, जलीय अर्धहाइड्राइड इसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट का अर्धहाइड्राइड इसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको है। इसको किस तरह से बनाया गया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले जिप्सम से इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम का देखो सूत्र क्या होता है? जिप्सम देख लो पहला। जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4.2H2O, 2H2O इसका होता है सूत्र। जिप्सम को आप क्या करोगे? जिप्सम को लो CuSO4.2H2O, तो जब इसको गर्म करोगे, जब आप गर्म करोगे तब इसका निर्माण होगा। तब क्या होगा? ये बन जाएगा CuSO4.12H2O। कितने केल्विन पे गर्म करना है? 373 केल्विन पे इसको गर्म करना है। जब आप गर्म करोगे तो आपको ये समीकरण मिलेगी और ये इस प्रकार से बन जाएगा।
अब देखो ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है पीओपी, जिसको हम कहते हैं एक चूर्ण होता है सफ़ेद कलर का, और इसके अंदर अगर आप पानी मिलाओगे तो फिर वापस ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर बदल जाएगा। किस तरीके से, देखो इसको लो CuSO4 डॉट हाफ H2O लो, उसके अंदर आप क्या मिलाना है, आपको इसके अंदर क्या मिलाना है, आपको इसके अंदर जल मिलाना है। कितना जल मिलाना है, जितना निकाला था उतना मिला दो। 1.5 निकाला था ना, तो इसके अंदर क्या कर दो, 1.5 मिला दो। मिलाते ही क्या होगा, ये CuSO4 डॉट 2H2O के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर क्या किया जा सकता है, जिप्सम का निर्माण किया जा सकता है इसके द्वारा वापस। जिप्सम का जो है उपयोग, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जोड़े लगाता है, जो प्लास्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही वो होता है, उसके अंदर जिप्सम के द्वारा तैयार किया जाता है। पीओपी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे घर में सीलिंग्स वगैरह बनती है उसके अंदर भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में क्या बचता है आपके इसके अंदर क्रिस्टलन जल और बच जाता है, कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है, कोई भी लवण है, कोई भी लवण XYZ कोई भी लवण होता है, उसके एक इकाई सूत्र के अंदर आप जितने ज़्यादा जल के अणु जोड़ते हैं, जितने जल के अणु जोड़ते हैं उससे को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। बोले तो क्या कहना चाहते हो सर आप, उदाहरण ले लो CuSO4 डॉट 5H2O। इसी तरीके से उदाहरण ले दूँ Na2CO3 डॉट 10H2O। इसी तरीके से उदाहरण दूँ CuSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये एक लवण है, ये एक लवण है, ये एक लवण है। इसके अंदर 5 पानी के अणु जुड़े हुए हैं, इसमें 10 अणु जुड़े हुए हैं, इसमें 2 अणु जुड़े हुए हैं। यही क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। यानी कि एक लवण के इकाई सूत्र के अंदर जितने अणु जल के जुड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये जो है लास्ट टॉपिक हुआ, और उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो चैप्टर है वो पसंद आया होगा। हमारी जो ये छोटा सा प्रयास आपके लिए किया गया है वो प्रयास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।